हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इससे पहले कि आज के डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाए बच्चों, मैं आपसे एक सिंपल बात कहना चाहूंगा और वो ये कि देखिए बच्चों, पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट्स करने होते हैं, इसे याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, रिवर टू फ्लो विद द रिवर इज क्वाइट इजी। रिवर के साथ बह जाना बड़ा आसान होता है, बट टू स्विम अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर, रिवर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में तैरना, उसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट्स करने होते हैं। जस्ट लाइक दैट, नेचुरल टेंडेंसीज होती है कई सारी। फॉर एग्जाम्पल, नींद आना तब जब नहीं आनी चाहिए, टाइम वेस्ट करना इन वॉचिंग टीवी और यूट्यूब वीडियोज तब जब नहीं करना चाहिए। ये सब नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं स्टूडेंट्स की। तो आपको इन सब नेचुरल टेंडेंसीज से ऊपर उठने के लिए खुद को यह समझाना होगा कि मुझे अपने दम पर कुछ करना है, मुझे अपने दम पर कुछ करना है। और वो कैसे संभव होगा? वो मेहनत से ही संभव होगा, हार्ड वर्क से ही संभव होगा, कॉन्शियस एफर्ट्स से ही संभव होगा। तो जब ये खुद समझाएंगे तब आपको पढ़ाई बहुत आसान लगेगी बच्चों। आइए इसी बात के साथ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, व्हिच वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट जिनके नाम है सिंगर एंड निकोलसन इन द ईयर 1972। और बच्चों, ये क्वेश्चन आ चुका है कि इन विच ईयर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड। तो इसका ईयर भी आपको ध्यान रखना है, इन द ईयर 1972 टू साइंटिस्ट नेम्ड सिंगर एंड निकोलसन proposed fluid mosaic model and it is the most accepted model till date for plasma membrane. इसे याद रखिएगा, this is the most accepted model, this is the most accepted model to explain the structure of plasma membrane. इससे पहले भी मॉडल दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, एक है आता है डेविसन एंड डैनियली मॉडल। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेविसन एंड डैनियली। हम बाद में देखेंगे इस मॉडल में और उनके मॉडल में क्या डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? तो मॉडल्स और भी हैं। फॉर एग्जांपल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल विच वाज प्रपोज्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्टसन। वो सब उतना काम का नहीं है। आपके लिए सबसे काम का क्या है जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, एंड दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यही आपको ध्यान रखना और इसके फीचर्स हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, एक बार बच्चों रिकैप कर लेते हैं फास्ट। ये देखिए, हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में, क्या देखा था कि फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मींस एज द अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्रीजेस, fluidity of plasma membrane increases, and we also saw that as the length of saturated fatty acids increases, fluidity of plasma membrane decreases, because जितनी ज्यादा लेंथ होगी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की, उनके बीच बनने वाले इंटरमॉलिक्यूलर वैन डेर वाल्स बॉन्ड्स उतने ही स्ट्रांग होंगे बच्चों, और इस तरह से वो मूव नहीं कर पाएंगे, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उतना नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो सिंपल ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है उसकी अगर हम बात करें तो सुनिएगा बच्चों ध्यान से, सब कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे, आप देखते चले उसे। अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जस्ट लाइक आइसबर्ग्स इन अ सी, जस्ट लाइक आइसबर्ग्स इन अ सी। जिस तरह से समंदर में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं बच्चों, जिन्हें क्या कहा जाता है? आइसबर्ग्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक उसी प्रकार प्रोटीन्स जो हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होते हैं, यानी धसे हुए होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये ओरिजिनल वर्ड्स हैं किसके? सिंगर और निकोलसन के। उन्होंने एग्जैक्ट यही वर्ड्स यूज किए थे टू डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखिएगा डायग्राम से बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इधर देखिएगा आप, ये है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये देखिए लिखा हुआ है बाइलेयर। इज दैट क्लियर? आपको 3D में इमेजिन करना है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की एक पूरी सीट बिछी हुई है, सपोज एक चादर बिछी हुई है, पूरी एक चादर बिछी हुई है, सीट बिछी हुई है। इज दैट क्लियर? दैट इज फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर। नाउ ऑब्वियसली बात हम जानते हैं, ऑब्वियसली बात, सिंपल सी बात है बच्चों। सपोज से फॉर एग्जांपल ये एक सेल है ना, एक सेल के अंदर से फॉर एग्जांपल एक सेल के अंदर एक सिंपल सा डायग्राम बनाए। सपोज ये सेल है, तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। नाउ अंदर की तरफ क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अंदर की तरफ क्या है? और बाहर की तरफ क्या है? ECF, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, बाहर मीडियम कैसा है? एक्वस, अंदर भी मीडियम कैसा है? एक्वस।
तो अब यहां पर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इस सेल मेम्ब्रेन को अगर हम जूम करें, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, तो यहां पर हमें क्या देखें, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो जो बाहर की तरफ मोनोलेयर होगा उसे हम बोलेंगे आउटर मोनोलेयर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मोनोलेयर, और जो मोनोलेयर अंदर की तरफ होगी यानी साइटोप्लाज्म वाली साइड की तरफ होगी उसे हम बोलेंगे इनर मोनोलेयर और साइटोप्लाज्मिक मोनोलेयर। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात ध्यान रखनी है आपको। तो आप देखिए, सपोज इधर है साइटोप्लाज्म, इधर क्या है, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, और बाहर की तरफ सपोज बच्चों क्या है, ईसीएफ है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये जो बाहर वाली मोनोलेयर है, ये फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर, ये से हम क्या बोलेंगे, आउटर मोनोलेयर और एक्स्ट्रा सेल्युलर मोनोलेयर। ठीक है, नेक्स्ट, अंदर की तरफ जो मोनोलेयर है साइटोप्लाज्म की तरफ, उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक मोनोलेयर और इनर मोनोलेयर। ठीक है, तो इन दोनों मोनोलेयर से मिलके, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और अब आप देख सकते हैं इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जगह जगह पर क्या प्रेजेंट है, इनके बीच बीच में प्रोटीन्स। ये देखिए, ये एक प्रोटीन है जो चैनल, जिसका नाम है चैनल प्रोटीन, आगे हम देखेंगे। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक आयंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक आयंस। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, सोडियम चैनल, जैसे ही सोडियम चैनल बोला आपके माइंड में आना चाहिए कि ऐसा प्रोटीन जो स्पेसिफिकली किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, सोडियम आयंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा फ्रॉम वन साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द अदर साइड। इज दैट क्लियर, सिंपल। तो उसी तरह से ये जैसे दूसरा प्रोटीन, इसका नाम है कैरियर प्रोटीन। ये जैसा कि नाम से हिंट मिल रहा है, इट विल कैरी वन मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर। फिर उसी तरह से रिसेप्टर प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल रिसेप्टर प्रोटीन। ये रिसेप्टर प्रोटीन किस काम आता है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन रिसेप्टर, है ना। ये रिसेप्टर प्रोटीन स्पेसिफिक हार्मोन्स को रिसीव करने के काम आते हैं बच्चों। 11th क्लास में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि हार्मोन्स आते हैं और स्पेसिफिक सेल्स पर अपना एक्शन कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले हार्मोन बाइंड्स विद एक्स्ट्रा सेल्युलर साइड ऑफ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड एज रिसेप्टर प्रोटीन। ये रिसेप्टर प्रोटीन देख रहे हैं, इसके एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पर यहां पर बाइंड करता है हार्मोन, इससे इसका 3D शेप चेंज होता है। और यहां पर ये जो साइटोप्लाज्मिक साइड में आप पार्ट देख रहे हैं, इसका साइटोप्लाज्मिक साइड में आप इसका पार्ट देख रहे हैं, यहां पर एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स बाइंड करेगा, यहां से एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस स्टार्ट होगा और जिसका अंतिम नतीजा होता है एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिक इफेक्ट, जिसका अंतिम नतीजा यानी फाइनल रिजल्ट होता है एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिजल्ट। इज दैट क्लियर। तो उस डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हैं, सिंपल ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा सेल्युलर सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए हार्मोन्स, एक सिंपल सा वर्ड है हार्मोन, है ना, हार्मोन को रिसीव करने का काम कौन करता है, रिसेप्टर प्रोटीन। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर धसा हुआ है, एम्बेडेड है, और यही है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल व्हिच वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोल्सन। दैट इज प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो बच्चों, अब ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब आप देखिए एक प्रोटीन्स, अब ऐसा ही नहीं कि प्रोटीन्स हमेशा एम्बेडेड ही हो, है ना। इधर देखिएगा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड है ये पूरा। तो ये प्रोटीन अगर आप देखेंगे तो ये प्रोटीन जो है पूरा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर गया है। ऐसे प्रोटीन्स विच कैन क्रॉस द एंटायर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं बच्चों उनको, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, है ना। पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गए हैं, है ना, ये छोटी छोटी बातें। लेकिन इस प्रोटीन को अगर आप देखें तो ये केवल एक इनर मोनोलेयर में प्रेजेंट है। उसी तरह से इस प्रोटीन को अगर आप देखें तो ये केवल आउटर मोनोलेयर में प्रेजेंट है। तो ऐसे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं विच आर पार्शियली एम्बेडेड। ठीक है, उसी तरह से कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ पेरिफेरल प्रोटीन, जो पिंक कलर में शो किया गया आपको, ये पेरिफेरल नाम से मिल रहा है, जो कि पेरिफेरी पर यानी सरफेस पर प्रेजेंट हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। कौन सा सरफेस, वो इनर सरफेस भी हो सकता है और वो आउटर सरफेस भी हो सकता है, बस सरफेस पर अटैच्ड हो, ऐसे प्रोटीन्स को बोलते हैं बच्चों पेरिफेरल प्रोटीन। तो देखिए बच्चों, आपके एनसीईआरटी की लैंग्वेज पर आते हैं अब हम, है ना, एनसीईआरटी की लैंग्वेज पर आते हैं और आपके एनसीईआरटी ने क्या लिखा है उसकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और देखनी है आपको इस मेम्ब्रेन में, इस स्ट्रक्चर में देखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों कि जो आउटर मोनोलेयर है उसमें पाए जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जो एंटीना लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज कार्बोहाइड्रेट पार्ट। प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है बच्चों
तो बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मींस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मींस प्रोटीन। सो व्हेन अ कार्बोहाइड्रेट इज अटैच्ड विथ प्रोटीन, जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, उसी तरह से ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड इज इक्वल टू ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, और ये हमेशा आपको सिर्फ कहां मिलेंगे? ओनली इन द आउटर मोनोलेयर, ओनली इन द आउटर मोनोलेयर। यानी कि इनका जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी साइड मिलेगा आपको? ओनली एक्स्ट्रा सेल्युलर साइड और आउटर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? यस, बिल्कुल सिग्निफिकेंस है। लेकिन एक बात और गौर कीजिए बच्चों, जब ऐसा है कि केवल आउटर मोनोलेयर में ही ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमेट्रिकल? नो, वी कैन नॉट से दिस। हमें क्या कहना पड़ेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल बिकॉज ग्लाइकोलिपिड्स and glycoproteins are found only in the outer monolayer of plasma membrane, not in the inner monolayer। वो inner monolayer में नहीं मिलते हैं। अगर दोनों तरफ मिलते तब हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है? सिमेट्रिकल। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो वी हैव टू से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल इन स्ट्रक्चर। ओके, तो देखिए आप, ये सारी बातें लिखी हुई है। ये देखिए एक सिंप्लीफाइड डायग्राम से आपके सामने, ये ग्लाइकोलिपिड का डायग्राम है। ये पार्ट बता रहा है लिपिड पार्ट, और ये पार्ट एंटीना लाइक स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? कार्बोहाइड्रेट पार्ट। इज दैट क्लियर? सो ग्लाइकोलिपिड में दो चीजें होती, क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। ठीक है, उसी तरह से यहां पर ये ग्लाइकोप्रोटीन पार्ट है, जिसमें ग्लाइको, ये कार्बोहाइड्रेट पार्ट, एंटीना लाइक स्ट्रक्चर, और ये क्या है? प्रोटीन पार्ट। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए आप एक लाइन जो अभी हमने डिस्कस किया वही लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल एज glycolipids and glycoproteins are found only in the outer monolayer, not in the inner monolayer। Is that clear? तो ध्यान रखिएगा ये कैसा होता है? asymmetrical होता है। ठीक है, अगली बात को देखिएगा। अब इनका कोई सिग्निफिकेंस है क्या? यस, बिल्कुल है। तो लिखा हुआ है वो देखिए, glycolipids and glycoproteins which are found on the outer surface of plasma membrane बच्चों, they help in cell to cell recognition। उस सेल एक सेल को दूसरे सेल से पहचानने में हेल्प कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन उम्मीद करते हैं आप जानते होंगे, इज अ स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, इट इज अ स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोसेस। मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि मान एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, कोई एनिमल स्पीसीज सपोज है ना, तो उसका जो मेल का स्पर्म है वो उसी स्पीसीज के फीमेल के एग सेल को फर्टिलाइज करेगा, वो किसी दूसरी स्पीसीज के फीमेल के एग को फर्टिलाइज करने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप पढ़ेंगे 12th क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि एग सेल जो होता है, एग सेल की सरफेस पर एक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है फर्टिलाइजिन। ठीक है, और स्पर्म सेल की सरफेस पर एक सिंपल प्रोटीन होता है। सिंपल प्रोटीन मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट पार्ट नहीं है, जिसका नाम होता है एंटी फर्टिलाइजिन। अब इनके बीच में स्पेसिफिक बॉन्डिंग होती है जिससे कि ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाता है। इज दैट क्लियर? और एक पर्टिकुलर स्पीसीज के जो फर्टिलाइजिन एंड एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं बच्चों। दैट इज वाई वी से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज स्पीसीज स्पेसिफिक। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। अब कई बार बच्चों को यहां पर एक डाउट आ जाता है कि सर फिर इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन सक्सेसफुल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सर म्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। म्यूल को हिंदी में बोलते हैं खच्चर। म्यूल इज द इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड फॉर्म्ड बिटवीन फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी। इज दैट क्लियर? नेचर में अगर देखें तो कभी भी फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के बीच में मैटिंग नहीं होती है, लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने इनको एक केज में रखा, केज मतलब ऑब्वियस बात है बच्चों, आर्टिफिशियल कंडीशन आ गया। इज दैट क्लियर? तो केज में रखा तो इनके बीच में मैटिंग हुआ और इनका जो प्रोजेनी है, जो बच्चा है, उसको नाम दिया गया म्यूल। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, म्यूल स्टेराइल होता है। लेकिन बच्चों म्यूल का फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब एक बात तो तय है कि इन दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हुआ है ना। तो आपके दिमाग में डाउट आ सकता है सर फिर कैसे हो गया? वेरी सिंपल बच्चों, ऐसा उन केसेस में होगा वेयर टू स्पीसीज आर क्लोजली रिलेटेड। जनरली ऐसा नहीं होता, ये तो बहुत गिने चुने एग्जांपल्स में से है। इज दैट क्लियर? सिंपल बात ध्यान रखेंगे। तो जनरली फर्टिलाइजेशन कैसा प्रोसेस होता है? स्पीसीज स्पेसिफिक। इज दैट क्लियर? मींस इट अकर्स ओनली बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है टिश्यू फॉर्मेशन। अब जानते हैं बच्चों टिश्यू क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स।
लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाएं तो आप क्या कहेंगे, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सेम ओरिजिन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो एक कॉमन है ना प्रोजेनिटर सेल से बने हो, कॉमन पेरेंट सेल से बने हो। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। तो जो एक टिश्यू की जो सेल्स होती है ना बच्चों, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उनकी सरफेस पर जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं वो मैचिंग टाइप के होते हैं, तो जिनके बीच में स्पेसिफिक बॉन्डिंग होती है, यानी स्पेसिफिक इंटर सेल्यूलर कनेक्शंस बनते हैं जिससे कि टिश्यू फॉर्मेशन हो पाता है। इज दैट क्लियर? तो टिश्यू फॉर्मेशन में भी कौन इन्वॉल्व है? ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, तो इनका सिग्निफिकेंस समझ में आ गया आपको। नाउ अच्छा एक और एग्जांपल दे दूं मैं यहीं पर चलते चलते। ब्लड ग्रुप्स आपने सुना होगा बच्चों, जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में ब्रॉडली है ना, अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप एंड O ब्लड ग्रुप। इज दैट क्लियर? ये ब्लड ग्रुप्स भी किसकी वजह से होते हैं? दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ specific antigens which are nothing but glycoproteins found on the surface of RBCs, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर जो स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उससे ही तय होता है कि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा या बी होगा या AB होगा या O होगा। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बच्चों आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है आपकी। ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, क्या लिखा हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज का मतलब होता है आसानी, ईज का मतलब क्या होता है? आसानी, आसानी, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किसी प्रोटीन को आसानी से सेपरेट किया जा सकता है या नहीं। इस बेसिस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी प्रोटीन्स पाए जाते हैं उन्हें ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से? इनके नाम क्या है? पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है बच्चों, ये 2 कैटेगरीज हैं। क्या डिफरेंस है? सब कुछ लिखा हुआ है, देखिएगा आप नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये बच्चों बेसिकली हमने पहले लिखने का फायदा ये हो जाता है कि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द है ना प्लस पॉइंट अबाउट राइटिंग थिंग्स है ना इन एडवांस। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या डिफरेंस है पेरिफेरल वर्सेस इंटीग्रल प्रोटीन्स में। पेरिफेरल प्रोटीन्स दीज कैन बी इजीली सेपरेटेड, ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली सेपरेट किए जा सकते हैं विद द यूज ऑफ माइल्ड डिटर्जेंट्स। बच्चों डिटर्जेंट्स देखिए प्रैक्टिकल बात है ना, ये एक्सपेरिमेंटल बात है, लेबोरेटरी में किया जाता है। डिटर्जेंट्स बच्चों 2 तरह के होते हैं। ठीक है, माइल्ड डिटर्जेंट्स एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो वो प्रोटीन्स जो माइल्ड डिटर्जेंट्स की हेल्प से ही सेपरेट हो जाएं उन्हें वो होते हैं, वो कहलाते हैं पेरिफेरल, क्योंकि ये लूजली अटैच्ड होते हैं, ये लूजली अटैच्ड होते हैं। इज दैट क्लियर? जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है क्योंकि वो एम्बेडेड है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, तो वहां पर जो नॉन पोलर टेल्स हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की, उनके साथ उनकी है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है ना, तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, टाइटली अटैच्ड है, तो उन्हें सेपरेट करना आसान नहीं होता है। उसके लिए क्या यूज करने पड़ते हैं? स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स। तो पढ़िए देखिए क्या लिखा हुआ है, दीज कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टू सेपरेट दीज प्रोटीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स हैव टू बी यूज्ड। इन्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट करने के लिए क्या यूज करने पड़ते हैं? स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट्स यूज करने पड़ते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब उसी वापस डायग्राम पर हम एक बार फिर से आते हैं। अरेंजमेंट देखिएगा चीजों का, अरेंजमेंट देखिएगा। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आप देख रहे हैं। एक बात और बच्चों, इसमें देखिए ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल तो आप पहचानेंगे, ये कुछ लिखा हुआ है यहां पर, ये क्या लिखा हुआ है? कोलेस्टेरॉल। हमने देखा था इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 टाइप्स ऑफ लिपिड्स आर फाउंड। कौन कौन से? फॉस्फोलिपिड्स, ये फॉस्फोलिपिड फॉर एग्जांपल, कोलेस्टेरॉल, ये कोलेस्टेरॉल है आप देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये ग्लाइकोलिपिड आपको पिछले डायग्राम में बताया था, ये है ग्लाइकोलिपिड। इज दैट क्लियर? नाउ इन तीनों में एक बात कॉमन है बच्चों, ऑल दीज 3 मेम्ब्रेन लिपिड्स आर एम्फीपैथिक इन नेचर। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं व्हाट इज एम्फीपैथिक, अ मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन्स बोथ अ पोलर एज वेल एज अ नॉन पोलर पार्ट इज कॉल्ड एज एम्फीपैथिक। इज दैट क्लियर? तो याद रखिएगा ऑल द 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, दैट इज फॉस्फोलिपिड, कोलेस्टेरॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स, दीज आर एम्फीपैथिक इन नेचर। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा। अब कोलेस्ट्रॉल का सिग्निफिकेंस समझो बच्चों। मैंने आपको एक बात बताई थी, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का अमाउंट जितना ज्यादा होता है बच्चों, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से एक बैंड होता है या किंक होता है, तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास नहीं आ सकते, उनके बीच में बनने वाले इंटरमॉलिक्यूलर वंडर वाल बॉन्ड्स वीक रहते हैं, तो मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या होता है? ज्यादा। फ्लूइडिटी क्या होता है? ज्यादा। पर ये फ्लूइडिटी एक्सेस में नहीं होना चाहिए।
इस बात को कंट्रोल करता है कौन? कोलेस्टेरॉल। इस बात को कौन कंट्रोल करता है बच्चों? कोलेस्टेरॉल। इज दैट क्लियर? तो कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में ऐसी क्या बात होती है, सुनिए ध्यान से। ये बात कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर से समझ में आती है। कोई आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी बना देते हैं बात को समझने के लिए, है ना। एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको रटना भी नहीं है, पर मैं आपको इसके स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट बात होती है वो बता देता हूं बच्चों। इसके स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट बात होती है, वो होता है टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या होता है? टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर। देखिए ये होता है यहां पर कोलेस्टेरॉल के स्ट्रक्चर में बात। यहां पर एक छोटा सा पोलर ग्रुप होता है, कोलेस्टेरॉल के स्ट्रक्चर में एक छोटा सा पोलर ग्रुप होता है। इज दैट क्लियर? कोलेस्टेरॉल के स्ट्रक्चर में एक छोटा सा पोलर ग्रुप होता है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट कैसा होता है? नॉन पोलर। ये पूरा पार्ट कैसा होता है बच्चों? नॉन पोलर। इज दैट क्लियर? तो पोलर पार्ट भी है, नॉन पोलर पार्ट भी। कैसा मॉलिक्यूल हुआ ये? एम्फीपैथिक। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, इसे बोलते हैं टेट्रासाइक्लिक स्ट्रक्चर। टेट्रा माने 4, टेट्रा मींस 4, साइक्लिक मींस रिंग्स। कैन यू सी 4 रिंग्स? देखिए 1 2 3 4, 3 आर हेक्सागोनल रिंग्स एंड 1 इज पेंटागोनल रिंग। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो रिंग सिस्टम आप देख रहे हैं, यहां पर क्या होता है? ये रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब समझिएगा बात को, समझिएगा बात को। ये जो सिंगल बॉन्ड्स आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री में बेसिक फंडा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। इज दैट क्लियर? फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। लेकिन बच्चों, केमिस्ट्री का एक बेसिक फंडा और है कि जहां पर दो रिंग्स फ्यूज होती है ना, जहां पर दो रिंग्स फ्यूज होती हैं, उस सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होता नहीं है। इज दैट क्लियर? ये केमिस्ट्री का बेसिक फंडा है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे सिंपल सी बात है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन यहां पर जब रोटेशन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि ये रिंग सिस्टम है, गेटिंग द पॉइंट, तो ये मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज हो जाएगा। बॉन्ड टूटेगा तो मॉलिक्यूल पूरा ब्रेकडाउन होगा, सिंपल सी बात है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा मॉलिक्यूल। तो एज सच इस बॉन्ड के अराउंड यहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, सिंपल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हुआ? रिजिड। इसका मीनिंग ये हुआ जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, इसका मीनिंग ये हुआ जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे बच्चों। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जब कोलाइड करेंगे ना, तो ये मॉलिक्यूल्स पिचकने वाला नहीं, ये कोलैप्स नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा? उस मोशन को, उसको स्लो डाउन करेगा। जो मॉलिक्यूलर कोलिजन है उसको स्लो डाउन करेगा, यानी फ्लूइडिटी को एक्सेस में नहीं बढ़ने देगा। एक सिंपल लाइन बोले, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? हम बोलेंगे इट कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे हम? इट कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यू टू इट्स रिजिड स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सा कंक्लूजन ये निकला बच्चों, सिंपल सा कंक्लूजन निकला। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। इज दैट क्लियर? इन, है ना, एनिमल सेल्स, इन एनिमल सेल्स, इन एनिमल सेल्स ड्यू टू, सिंपल, इन एनिमल सेल्स ड्यू टू इट्स रिजिड स्ट्रक्चर, है ना। इन एनिमल सेल्स याद रहेगा, सिंपल। ये स्टार्टिंग में लिख देते हैं आपके लिए, है ना, इन एनिमल सेल्स, इन एनिमल सेल्स। अब आप सोचोगे सर एनिमल सेल्स ही क्यों? समझिएगा बात को। इन एनिमल सेल्स कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ड्यू टू इट्स रिजिड स्ट्रक्चर, ड्यू टू इट्स रिजिड स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एनिमल सेल्स सिर्फ इसलिए बच्चों क्योंकि प्लांट सेल्स में, ध्यान से सुनिएगा, प्लांट सेल्स में कोलेस्टेरॉल बनता ही नहीं है। प्लांट सेल्स में, आई रिपीट, प्लांट सेल्स में कोलेस्टेरॉल बनता ही नहीं है। तो आपके दिमाग में एक ऑब्वियस सा डाउट आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि सर फिर प्लांट सेल्स के सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइडिटी कैसे कंट्रोल होता है? तो बच्चों वहां पर सिंपल मेथड ये होता है ना, रिलेटिव नंबर, बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड रिलेटिव नंबर बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, है ना। प्लांट सेल्स में क्या हो, ध्यान से सुनिएगा, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ किस में पाया जाता है? ओनली इन एनिमल सेल्स, ओनली इन एनिमल सेल्स। प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल पाया नहीं जाता है, याद रखिएगा। दूसरी बात, प्लांट्स में फॉर एग्जांपल विंटर सीजन में जब टेम्परेचर ऑलरेडी कम है तो वहां फ्लूइडिटी चाहिए ताकि मेम्ब्रेन एकदम रिजिड ना हो जाए, तो वहां पर ड्यूरिंग विंटर सीजन प्लांट्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है बच्चों। और समर सीजन में जब टेम्परेचर ज्यादा है तो मोशन ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। एक सिंपल फंडा आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चों आपको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, है ना।
जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, पता होना चाहिए बेसिक फंडा। इज दैट क्लियर? तो सिंपल, समर में जब टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर मोशन वैसे ही ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का अमाउंट कम रखा जाता है इन समर सीजन, जबकि विंटर सीजन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है। ये मैकेनिज्म किस पे एप्लीकेबल है? प्लांट्स पे। ये मैकेनिज्म किस पे एप्लीकेबल है? प्लांट्स पे। एनिमल्स में कौन सा मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा? कोलेस्टेरॉल वाला। इज दैट क्लियर? तो एनिमल्स में फ्लूइडिटी इज कंट्रोल्ड बाय मेंटेनिंग द अमाउंट ऑफ कोलेस्टेरॉल। इज दैट क्लियर? जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना कोलेस्टेरॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रखा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन एनिमल सेल्स कोलेस्टेरॉल कंट्रोल्स द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ड्यू टू इट्स रिजिड स्ट्रक्चर। अपने रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से ये मॉलिक्यूलर कोलिजन को, है ना, सिंपल सी बात है, स्लो डाउन करेगा। जब मॉलिक्यूल्स, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे इसके साथ, तो ये अपने रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से हिलेगा ही नहीं, अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, तो ये मॉलिक्यूलर कोलिजन को स्लो डाउन करेगा, यानी फ्लूइडिटी को कम करेगा, एक्सेस में नहीं बढ़ने देगा, यानी फ्लूइडिटी को कंट्रोल करेगा, फ्लूइडिटी को कंट्रोल करेगा। वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखिएगा अगली बात, फिर क्या लिखा हुआ है? इन फॉस्फोलिपिड, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। बच्चों 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ही एग्जिबिट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन कौन से? देखिए आप, लेटरल मूवमेंट, रोटेशनल एंड फ्लिप फ्लॉप। लेटरल मूवमेंट, पहला मूवमेंट लेटरल, क्या मीनिंग है इसका समझिएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल विद इन अ मोनोलेयर। मतलब क्या, समझिएगा बात को। सपोज ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है। ठीक है, हेड टेल। नाउ ये एक जगह पड़ा हुआ है, यहां पे ये अपना पोजीशन चेंज कर ले, ये अपना पोजीशन चेंज कर ले, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, या किसी एंगल पर मूव कर जाए, यानी अपना पोजीशन चेंज कर ले, यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाए। वर्ड्स रटने के लिए नहीं होते बच्चों, वर्ड्स समझने के लिए होते। फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो आप। फॉर एग्जांपल कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चला गया। कोई पार्टिकल है, सपोज वो पार्टिकल जो है ए पॉइंट से बच्चों कहां चला गया? बी पॉइंट पर, तो इसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द सेंटर, ओके, अब मैं एक कदम लेफ्ट की तरफ मूव कर गया, ये मूव कर गया, मैंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। गेटिंग द पॉइंट? मैंने वापस इधर एक कदम इधर ले लिया राइट साइड, ये एक कदम राइट साइड और ले लिया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल विद इन अ मोनोलेयर इज कॉल्ड lateral movement. Now, what is rotational movement? Very simple. Rotational movement is very simple. Rotational means rotational. ये एक मॉलिक्यूल एक ही जगह पर पड़े पड़े बच्चों घूम जाए, बस एक ही जगह पर पड़े पड़े घूम जाए, इसे बोलते हैं रोटेशनल मूवमेंट। इज दैट क्लियर? रोटेट कर गया, दैट्स इट, है ना, बाय एनी एंगल, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, कितना भी एंगल, बस घूम जाए, एक ही जगह पड़े, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ उसका, तो दैट मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। द थर्ड इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, है ना, मूवमेंट ऑफ अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल फ्रॉम वन मोनोलेयर टू अनदर। यहां मोनोलेयर ही चेंज हो जाएगा, तो इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं थोड़ा सा। फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग क्या है बच्चों? बात को समझिएगा। फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग ये है, फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग ये है बच्चों, यहां पर फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग क्या है समझाते हैं आपको, बात को समझिएगा। यहां पर फ्लिप फ्लॉप का मीनिंग ये है, सपोज ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल यहां पर है ना, और ये एक दूसरा पिंक कलर में शो कर देते हैं। कलर्स की हेल्प से हम इस बात को बहुत इजीली समझ सकते हैं, तो बात को समझिएगा। ये यहां पर क्या होने जा रहा है, ये यहां पर क्या होने जा रहा है, देखिएगा, ये कुछ इस तरह से यहां पर हमने इसको समझाया, एक्सप्लेन किया, तो बात को समझना आपके लिए बड़ा आसान होगा अगर इस डायग्राम पे आप फोकस करें। पूरा ध्यान बोर्ड पे रखिएगा। देखिए पहले ऐसा था, है ना, ये ऐसे था पहले, बिफोर, और ये आफ्टर, है ना, ये पिक्चर है। अब देखिए आप इसमें पहले वाले डायग्राम में येलो वाला जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है वो बाहर की तरफ है और पिंक वाला अंदर की तरफ है। बाद में क्या हुआ? पिंक वाला बाहर चला गया, येलो वाला अंदर आ गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये इस तरह का जो मूवमेंट है, इसमें क्या हुआ? बेसिकली फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ने अपना मोनोलेयर ही चेंज कर दिया। जो आउटर मोनोलेयर में था वो इनर में आ गया, और जो इनर में था वो आउटर मोनोलेयर में चला गया। तो बेसिकली बच्चों मोनोलेयर जब चेंज हो जाता है तो इस मोशन को क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप। अब आप खुद दिमाग लगा करके देखें बच्चों, ये मूवमेंट, ये ऐसा मोशन इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? ऐसा मूवमेंट इजी नहीं होगा, डिफिकल्ट होगा। बिकॉज फॉस्फोलिपिड का हेड पार्ट हमने देखा था कि पोलर होता है, राइट, और टेल पार्ट नॉन पोलर होता है। तो इस मूवमेंट के लिए बेसिकली मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ रहा है? समझिएगा बात को, मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ रहा है? स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको देखें
तो बच्चों अगर हम फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को सिस्टमैटिकली समझें स्टेप बाय स्टेप, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये उसका पोलर हेड है, तो पहले ये हॉरिजॉन्टल हुआ यानी कि 180 डिग्री रोटेशन हुआ, फिर ये हेड पार्ट आ गया नीचे की तरफ। इज दैट क्लियर? है ना, थर्ड पोजीशन। तो 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप। तो पोलर हेड कहां से होते हुए आया, इस पर गौर कीजिए आप। इन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के नॉन पोलर टेल्स के बीच में से होता हुआ ये पास होगा। इज दैट क्लियर? तो ये नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट है बच्चों, क्योंकि पोलर लाइक्स पोलर, नॉन पोलर लाइक्स नॉन पोलर। ठीक है, तो ये प्रोसेस, ये जो मूवमेंट है बहुत रेयरली ही देखने को मिलता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स अकर्स रेयरली, कम होता है, बहुत कम। इज दैट क्लियर? सिंपल बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, फिर अगर हम समराइज करें, यहां पर तो अभी तो हमने सिर्फ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की बात की बच्चों, लेकिन देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? उसके अलावा प्रोटीन्स भी होते हैं, तो सबके लिए हमने एक टेबल फॉर्मेट में इसको समराइज कर दिया है। एक तरफ लिखा है टाइप ऑफ मूवमेंट, लैटरल, रोटेशनल, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो लैटरल मोशन शो करते हैं, रोटेशनल शो करते हैं, फ्लिप फ्लॉप भी शो करते हैं, लेकिन रेयरली। लैटरल एंड रोटेशनल मूवमेंट कैसे शो करते हैं? फ्रीक्वेंटली शो करते हैं, बिकॉज बच्चों मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा उनका क्या होगा, मोशन बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें, उम्मीद है आपको पता होगा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमंस इज 37 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर? तो इस फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पर इन मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, एंड दे शो 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल। नाउ कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करें तो कोलेस्ट्रॉल भी हमने देखा एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है ना, इसका पोलर पार्ट बहुत छोटा सा है, तो ये भी रोटेशनल लैटरल मूवमेंट शो करता है, रोटेशनल एंड फ्लिप फ्लॉप इसके केस में भी रेयर होगा अगेन। देन ग्लाइकोलिपिड्स की अगर हम बात करें, ग्लाइकोलिपिड्स बच्चों लैटरल मूवमेंट शो करते हैं, रोटेशनल शो करते हैं, लेकिन फ्लिप फ्लॉप शो नहीं करते हैं। आपके माइंड में ऑब्वियस डाउट आना चाहिए, सर क्यों? क्योंकि बच्चों ग्लाइकोलिपिड्स में हमने देखा कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट पार्ट पोलर पार्ट होता है, और ये इतना बड़ा होता है, सफिशिएंटली लार्ज, कि ये नॉन पोलर टेल्स के बीच में से पास हो नहीं सकता, तो ये ऑब्जर्व करने को मिलता नहीं है। तो याद रखिएगा, ग्लाइकोलिपिड्स का फ्लिप फ्लॉप नहीं होता है। इसी के साथ अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, तो जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स बच्चों मूव करेंगे तो वो कोलाइड करेंगे, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे, उसको धक्का देंगे, पुश करेंगे, तो इनका भी लैटरल मोशन होगा, यस होगा, रोटेशनल मोशन होगा, यस होगा, लेकिन इनका फ्लिप फ्लॉप नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके फ्लिप फ्लॉप के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि सेल में अवेलेबल नहीं होती है। सिंपल है ना। तो इनका प्रोटीन्स का भी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट आज तक साइंटिस्ट लोगों ने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये था बच्चों समरी कि वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, है ना, सेमी फ्लूइड इन नेचर, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, दे मूव अराउंड, वो मूव करते हैं, वो मोशन शो करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी फ्लूइड और क्वासी फ्लूइड और पार्शियली फ्लूइड इन नेचर। ठीक है, और यही बात बच्चों हमें आगे एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस को समझने में हेल्प करेगा, एंड दैट इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, एंड दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर। मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, नॉट अदर्स। केवल सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास होने देता है, बाकी को पास नहीं होने देता, राइट? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये हम इसी मॉडल के बेसिस पर समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर समझने में आसानी रहे बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।